अब आप कहोगे अरे सर आप ये कहाँ आ गए हैं, लक्षद्वीप आ गए हैं या मालदीव आ गए हैं, या आप भी लक्षद्वीप और मालदीव के बीच की जो अभी लड़ाई चल रही है उसमें शामिल हो गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ना ही मैं लक्षद्वीप गया हूँ, ना ही मैं मालदीव गया हूँ, ना ही मैं इस लड़ाई में शामिल हूँ। हालांकि देखिए, अगर कोई दूसरा देश अगर भारत के ऊपर कुछ भी ऐसे कटाक्ष करता है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, हम अपने प्रधानमंत्री को लाख गालियाँ दें अपने देश के अंदर, मगर किसी दूसरे देश के मिनिस्टर या दूसरे देश के व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। मैं उसकी पूरी निंदा करता हूँ, परंतु मैं इस लड़ाई में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। मैं तो बस आपको ये इसलिए दिखा रहा था क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आप ये अगर थोड़ा सा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। और ये है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रवाल भित्तियों के बारे में, है ना। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है, प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, भारत में कहाँ पाई जाती है, विश्व में कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनके कितने प्रकार होते हैं, ये मर जाती तो फिर उसे क्या कहते हैं, इनके उपयोग क्या हैं, इनको खतरे क्या हैं और इन खतरों से कैसे निपटा जा सकता है, ये सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये है यहाँ पर प्रवाल, आपको दिख रहा होगा। प्रवाल होते क्या है, ये पॉलिप्स होते हैं, कम समय तक जीवित रहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे प्राणी होते हैं और वो समूह में रहते हैं। और इनका विकास कहाँ पर होता है, गर्म और छिछला जल होता है, वहाँ पर इनका विकास होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं। और प्रवाल स्राव और जो प्रवाल अस्थियाँ के टीले जो है वो प्रवाल के जो स्राव होते हैं उसकी वजह से प्रवाल के वो टीले एक तरीके से निर्मित हो जाते हैं, जिन्हें प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं, है ना। और प्रवाल भित्तियाँ फिर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, है ना। इस प्रकार से प्रवाल वलय द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जिसे जाना जाता है, इन सब के बारे में हम और आगे जानेंगे। तो प्रवाल क्या होता है, देखिए प्रवाल मैं आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज, एक माइक्रोस्कोपिक एक छोटा सा जीव होता है ना। वो छोटा सा जीव जो है वो जूजेंथले नाम का एक एल्गी होता है, उसके साथ वो रहता है। जूजेंथले जो है देखिए प्रवाल के अंदर रहता है, उसी की वजह से ये कलरफुल नज़र आता है। अब आप कहोगे सर कि ये प्रवाल जूजेंथले को अपने अंदर क्यों रहने देगा, क्योंकि प्रवाल जो है वो अपना खाना खुद से हालांकि बना सकते हैं, परंतु 40% ही बना सकते हैं अपनी जो नीड्स होती है। तो बाकी 60% कहाँ से आएगा भाई, कोई दूसरा बना के दे देगा उससे। तो दूसरा कौन बना के देगा, जूजेंथले जो है वो कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है जूजेंथले कर लेते हैं और उसकी वजह से पोषण उनको प्राप्त हो जाता है, और उसी पोषण के दम पर जो है प्रवाल अपने जीवित रह पाते हैं। अब आप कहोगे सर कि फिर प्रवाल को तो फायदा हो रहा है, तो जूजेंथले क्यों रहेगा इनके अंदर, क्योंकि जूजेंथले जो है बड़ा सॉफ्ट जानवर होता है, मतलब वो जीव होता है, वो सॉफ्ट जीव होता है, ऐसे तो कोई भी खा जाएगा। तो वो अपनी रक्षा के लिए इनके अंदर रहता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए वो इनके अंदर रह लेता है। और ये जो संबंध है वो सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक संबंध भी इसे कहते हैं। तो आ गया समझ में प्रवाल क्या होते हैं। अब देखिए फिर प्रवाल जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक सॉफ्ट कोरल होता है इस प्रकार से, है ना, एक हार्ड कोरल होते हैं, इस प्रकार से होते हैं हार्ड कोरल। और देखिए जो सॉफ्ट कोरल होते हैं ना, वो किसी चूने का यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना उसका स्राव वो नहीं करते हैं, इसलिए वो रीफ्स का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब वो हार्ड होगी रीफ्स, तभी तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमा होकर वो रीफ्स बना पाएंगे। इस प्रकार से जमा हो जाते हैं, एक दूसरे पर मरते जाते हैं नीचे वाले, और वो रीफ्स के रूप में बन जाती हैं। तो जो हार्ड वाले होते हैं, हार्ड कोरल्स होते हैं, हार्ड प्रवाल जो होते हैं, आप देखिए कोरल को कोरल इंग्लिश में हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो, है ना, देवनागरी में। फिर तो जो हार्ड कोरल होते हैं वहीं सिर्फ जो है चूने का स्राव करते हैं, चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और वहीं जो है सिर्फ और सिर्फ किसका निर्माण करते हैं, बैरियर रीफ्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जूजेंथली शैवाल जो होता है, एल्गी होता है वो, तो महासागरों में जूजेंथली शैवाल नाम के जो है वो छोटे छोटे जीव वो पाए जाते हैं, जूजेंथली शैवाल। ठीक है, एल्गी होते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब ये अलग अलग रंगों के होते हैं, इन्हीं की अलग अलग डिफरेंट रंग्स की जो कलर्स के होते हैं ना, उन्हीं कलर की वजह से, उन्हीं रंगों की वजह से जो हमें कोरल जो है वो रंगीन नज़र आते हैं, अन्यथा तो ये रंगीन नहीं होते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है, उसके माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं।
परंतु इनके पास कोई रक्षा का आवरण नहीं होता। और ये आवरण किनके पास होता है? ये आवरण होता है कोरल्स के पास में। तो ये कोरल्स के पास जाएंगे कि कोरल भैया आप मुझे अपने घर में रह लेने दो, मतलब अपने अंदर। तो कोरल भाई पूछेगा कि बेटा मैं आपको हमारे अंदर क्यों रहने दूँ? तो बोले बेटा आपको है ना कोरल भैया खाने की ज़रूरत है ना? तो कोरल कहते हाँ भाई बिल्कुल ज़रूरत है। तो वो कोरल भैया वो खाना जो है हम आपको बना के दे देंगे, ठीक है, और आप हमें अपने घर में रह लेने दो। जो किराए भाई ये बोलेगा किराया दोगे? बोले किराया तो नहीं देंगे, किराया तो नहीं है। तो क्या कर सकते हो भाई? खाना बना के आपको दे सकते हैं। तो खाना बना के फिर ये दे देते हैं। वही बात अगर आपको कोई मकान मालिक है, आपको कि आप साहब हमें अपने घर में रहने दो, बोले हम आपको घर में क्यों रहने दें? तो आप बोलोगे कि पैसा तो नहीं है हमारे पास पर हम खाना आपको बना के दे देंगे। तो वही खाना बनाने का काम इनको देता है जूजेंतली प्रवाल को, है ना। इस प्रकार से ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं जूजेंतली की वजह से ये हम लोगों को रंग बिरंगे नज़र आते हैं, है ना। अब देखिए फिर हमने प्रवाल देख लिया, प्रवाल की जो है कितने प्रकार होते हैं वो देख लिया, जूजेंतली और प्रवाल के बीच में जो संबंध होता है वो देख लिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इनके सहजीवी। अब देख लेते हैं कि इनके लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी होती है प्रवाल के लिए, कहाँ कहाँ ये पैदा हो सकते हैं। सामान्य रूप से प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं? इनके विकास के लिए एक तो स्वच्छ और अवसाद रहित पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि जो जल होता है ना उसमें अवसाद नहीं होने चाहिए। तो मान लो अगर आपसे कहा जाए कि नदी के मुहाने पर, जहाँ नदियाँ गिरती है उसके मुहाने पर कोई प्रवाल रहेंगे, तो आप बोलोगे सर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि नदियाँ जो अवसाद ला के वहाँ इकट्ठा करेगी, वहाँ तो फिर वो रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अवसाद की वजह से इनका जो मुंह होता है ना वो बंद हो जाता है, उसकी वजह से ये अपना आहार ग्रहण नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इनको स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है और गर्म पानी की आवश्यकता होती है ना। ये हमने देख लिया। फिर इनको पानी की जो तापमान कितना होना चाहिए जल का, 20 से लेकर 32 डिग्री के मध्य 32 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान होना चाहिए जल का, वहीं ये पाए जाएंगे, है ना। तो ये अपनी अगर विषुवत रेखा है तो उसके उत्तर दक्षिण में 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण तक ये पाए जाते हैं, है ना। क्योंकि वहीं पर तो फिर ये तापमान बना रह सकता ना। उससे नीचे अगर आप और जाओगे आगे के अक्षांशों में, ऊपर की तरफ और नीचे की इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो फिर वहाँ पर तो जल जो है उसका तापमान कम होना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो यहाँ वहाँ पर जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। फिर देखिए हालांकि कुछ ऐसे भी प्रवाल होते हैं जो ठंडे जल में पाए जाते हैं और गहराई में भी पाए जाते हैं, है ना। याद रखना कि बिल्कुल ही नहीं पाए जाते तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे प्रवाल भी पाए गए हैं रिसर्च में जो समुद्र में बहुत गहराई में पाए जाते हैं और वो ठंडे जल में भी पाए जाते हैं। एक मिनट में पानी पी लूँ। फिर देखिए प्रवाल जो है महासागरों के लगभग 50 मीटर से लेकर 70 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि भैया प्रकाश संश्लेषण चाहिए होगा जूजेंतले को। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर गहराई में चले जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से आएगा? प्रकाश कहाँ से? सूर्य से, मतलब सूर्य का प्रकाश कहाँ से आएगा? और सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो उनका खाना नहीं बनेगा, है ना। तो खाना नहीं बन पाएगा तो फिर ये जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये 50 से लेकर 70 मीटर की गहराई में ही रहते हैं, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुँच जाता है। समझ गए आप, है ना। फिर ये प्रवाल देखिए 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण के जो अक्षांश होते हैं उनके बीच में ही पाए जाते हैं। फिर देखिए इनके लिए जो लवणता होती है महासागरों में, वो लवणता भी एक निश्चित सीमा के अंदर होनी चाहिए। अगर लवणता ज़्यादा हो गई तो भी इनके लिए उचित नहीं है, और लवणता अगर कम हो गई, अगर लवणता कम हो गई तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो ये अपना शेल बना पा रहे थे, अपना कवर बना पा रहे थे, वो कवर नहीं बना पाएंगे ये लोग, है ना। इस प्रकार से कोरोलाइट का निर्माण नहीं कर पाएंगे, और अगर ज़्यादा हो गई तो वो भी इनके लिए हानिकारक होती है। तो फिर अब समराइज अगर करा जाए इसको, तो आप क्या कहोगे कि सर एक तो देखिए अवसाद इनको नहीं चाहिए, साफ पानी में रहते हैं, साफ स्वच्छ जीव आदमी है ये, साफ पानी में रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात, गरम जल में ये रहना पसंद करते हैं, है ना। आप समझो कि गर्म जल में नहाना ये बढ़िया पसंद करते हैं, साफ पानी हो वहीं ये रहेंगे, और गरम जल में, ठंडे पानी से नहाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं, ठंडे पानी में नहीं रहेंगे, ठीक है। 20 से लेकर 32 डिग्री तक का तापमान होगा, वहीं पर ये रहेंगे। फिर ज़्यादा गहराई में ये नहीं रहेंगे भाई, ठीक है। 50 से लेकर 70 मीटर की गहराई पर ये रह पाएंगे। क्यों रह पाएंगे भाई? प्रकाश संश्लेषण करना है ना इनको, खाना बनाना है अपना, सूर्य से बनाते हैं खाना, गैस नहीं है इनके पास एलपीजी। फिर 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण में रहेंगे, क्योंकि उससे ऊपर जाएंगे अगर अक्षांशों में तो भैया ठंडी शुरू हो जाती है, और स्वेटर वगैरह नहीं है इनके पास, वहाँ पहन लें ये लोग, ठीक है। मम्मी पापा दिलाते ही नहीं है इनके, क्या कर सकते हैं। फिर प्रवालों के विकास के लिए क्या होना चाहिए? लवणता, वो भी एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। लवणता ज़्यादा ना कम, ज़्यादा हो गई
तो मुश्किल है, और कम हो गई तो फिर अपना ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल होता है ना कवर इनका, वो नहीं बना पाएंगे, है ना। तो ये इनके लिए अनुकूल दशाएं हमने देख ली। अब देखिए प्रवाल भित्तियों के प्रकार देख लेते हैं। प्रवाल भित्तियाँ का मतलब क्या हो गया, जैसे एक प्रवाल है, ये हार्ड वाले प्रवाल की बात कर रहा हूँ। अब ये प्रवाल देखिए मर गया, फिर उसके ऊपर एक जमा हो गया, फिर ये भी मर गया, इसके ऊपर दूसरा जमा हो गया, फिर इसके ऊपर दूसरा, ऐसा करके ऊपर ऊपर एक दूसरे के ये जमा होते जाते हैं, और इस प्रकार से जो है इनका भित्तियों का निर्माण होता जाता है ना। इस प्रकार से कोरल भित्तियों का निर्माण होता जाता है, समझ गए आप। तो अब ये कोरल भित्तियाँ भी अपने आकार के आधार पर अलग अलग भागों में बांटी जा सकती है ना। जैसे एक तो तटीय यानी जिसे फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं, एक अवरोधक रीफ जिसे बैरियर रीफ कहते हैं, एक अटोल होता है। ये मुख्य तो 3 ही होती है ना। चित्र से आपको दिख रहा होगा। यानी कि अब मैं आपको बता दूं फ्रिंजिंग रीफ कौन सी होगी। जैसे मान लो कोई द्वीप पे तट है ना, कोई द्वीप है महासागर में, उस द्वीप के चारों तरफ इस प्रकार से ये उसके शैलो वाटर में रहेंगे, भाई उथले जल में रहेंगे, मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा गहराई में नहीं रहेंगे। तो ये उसके किनारे किनारे पर चारों तरफ ऐसे अपनी जो है वो कोरल रीफ पूरी अपनी कॉलोनी पूरी बसा लेते हैं, अपना पूरा मोहल्ला बसा लेते हैं उनके किनारे इस प्रकार से। तो उसे क्या कहेंगे, फ्रिंजिंग रीफ कहेंगे। अब देखिए बैरियर रीफ क्या होता है। बैरियर रीफ में कोरल्स क्या होते हैं, वो उसके जो तट होता है उसके पास में तो बनाते हैं अपनी कॉलोनी, अपना मोहल्ला, पर थोड़ा सा दूर बनाते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात। मैं यहाँ से आपको नहीं ये समझा के बताता हूँ। मान लो ये एक द्वीप है यहाँ पर निकला हुआ। अब कोरल्स क्या करेंगे, यहाँ पर एकदम इसके यहाँ पर नहीं बनाएंगे, है ना। वो क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे ऐसे, है ना, पास में ऐसे, इस प्रकार से वो बना लेंगे अपनी कॉलोनीज़। जब यहाँ पर वो अपनी कॉलोनीज़ बना लेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कोरल रीफ्स, यानी इसको कह देते हैं हम लोग कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियाँ इसे कह देते हैं। और फिर ये अपना द्वीप हो गया, और इस द्वीप और इस कोरल रीफ्स के बीच में ये वाला जो क्षेत्र रह गया पानी का, ये इसे क्या कह देते हैं, इसे लगून कह देते हैं। अभी चित्र की सहायता से मैं आपको और समझा दूंगा, तो है ना। और अगर फ्रिंजिंग रीफ होगी तो वो क्या होगी, फ्रिंजिंग रीफ जो है इनके एकदम तट के पास बनी होगी, और बैरियर रीफ जो है वो थोड़ी सी अलग बनी होगी, है ना, थोड़े उनके बीच में थोड़ा सा गैप होगा। अब यहाँ से आप समझो, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, ये फ्रिंजिंग रीफ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये फ्रिंजिंग रीफ आपको दिख रही है, ये तट के एकदम पास इन्होंने बना दिए। और जो बैरियर रीफ होती है उस बैरियर रीफ में थोड़ा दूर ये बनाते हैं, है ना। और दूर बनाने के बाद में ये जो बीच का क्षेत्र बन गया उसको क्या कह देते हैं हम, लेगून उसे कह देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो आप फ्रिंजिंग रीफ आपकी हो गई, एकदम पास में पूरा बना दिया। ये देखिए इस तट के आसपास में इस प्रकार से बना दिया, बीच में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, वो बीच में थोड़ी जगह जो जगह बच जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कह देते हैं लेगून, है ना। और तीसरे प्रकार की होती है अटोल, है ना। अटोल में क्या होता है कि मान लो जो एक द्वीप है समुद्र में, वो द्वीप जो है एक आप कह सकते हो कि सी माउंट है समुद्र में, वो सी माउंट जो है वो ऊपर पूरा जल से बाहर नहीं निकला हुआ है, परंतु उसके आसपास में जो है वो पूरा निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से कोरल भित्तियाँ जो है वो अपना निर्माण कर लेती है, कोरल कॉलोनीज जो होती है प्रवाल, वो वहाँ पर निर्माण कर लेती है। उस निर्माण की वजह से वो आकृति बाहर की तरफ देखे तो इस प्रकार से नज़र आती है, उसे कह देते हैं अटोल। ये जो आपको दिख रही होगी, एक मिनट, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये देखिए पूरी अटोल इस प्रकार से बन जाती है, क्योंकि अटोल में बीच का भाग जो होता है ना वो गायब होता है। ये अटोल है ना। अटोल में क्या होता है, बीच का भाग एकदम गायब होता है। देखिए इस चित्र में आप देखें, ये देखिए ये अपना सी माउंट है, सी माउंट बाहर की तरफ निकला है पर जल के ऊपर वो नहीं आया हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसके आसपास तो वो शैलो तो वाटर में, मतलब नीचे थोड़ा गहराई में है वो, वहाँ पर ये बना लेती हैं अपनी, तो वो बाहर तो वो दिखता नहीं है, वही अटोल होती है। तो यही अटोल लक्षद्वीप और मालदीव में पाई जाती है, और अटोल यही जो है वो वहाँ पर पूरा पर्यटन का केंद्र है। समझ में आ गया आपको बात। अब ये पैच कोरल भी है, एक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटा आकार का अलग थलग रहने वाला एक प्रवाल होता है कि तट के किनारे थोड़ा सा यहाँ हो गया, 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 है ना, अलग अलग जो है वो हो गया पैच नाम से पता आपको लग रहा होगा, ये पैच रीफ। तो फ्रिंजिंग रीफ हो गया, है ना, एक बैरियर रीफ हो गया। और बैरियर रीफ में देखिए विश्व की प्रसिद्ध है कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना।
अब देखिए विश्व में प्रवाल भित्तियों का वितरण कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर चित्र में जो आपको दिख रहा है, ये रेड रेड आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरल्स पाए जाते हैं। तो दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोरल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है, और ये प्रशांत महासागर की ओशिनिया वाले जो द्वीप हैं यहाँ पर पाए जाते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा, विश्व के सबसे ज़्यादा कोरल्स। ये एक बार यूपीएससी में स्टेटमेंट आ गया, तो आप याद रखना, सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्व एशिया वाले देशों में और ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है। मैं पानी पी लूँ एक बार। है ना। तो विश्व में लगभग 30% जो है ना वो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। कोरल्स का अगर 30% देखा जाए तो वो दक्षिण पूर्व एशिया जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया कौन सा, ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, जावा, सुमात्रा, तो चलो इंडोनेशिया के पार्ट हो गए, फिलीपींस वाला पार्ट हो गया, है ना, मलेशिया वगैरह हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, वहाँ पर छोटे छोटे और देश हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि 30% तक तो वहीं पाए जाते हैं। फिर प्रवाल जो है दक्षिणी फिलीपींस से पूर्वी इंडोनेशिया और पश्चिमी न्यू गिनी तक यहाँ पर पाए जाते हैं। और प्रशांत महासागर में जो माइक्रोनेशिया है, वानुआतू, पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर भी प्रवाल पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो तो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है, वो तो आसमान से जाकर देखने पर भी नज़र आती है ना, ठीक है ना। जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ से भी वो नज़र आती है। फिर देखिए अगर भारत में देखा जाए तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, है ना, वहाँ पर ये पाई जाती है। और अगर ये देखा जाए और कहाँ कहाँ हिंद महासागर में पाई जाती है, तो लाल सागर वाला क्षेत्र जो है, हालांकि हिंद महासागर का पार्ट नहीं है लाल सागर, तो लाल सागर और फारस की खाड़ी में भी ये पाया जाता है। कल के लेक्चर में मैंने आपको फारस की खाड़ी अच्छे से समझाई थी, फारस की खाड़ी कहाँ है, लाल सागर वो भी कहाँ है, आपको ऑलरेडी पता है। नहीं पता है तो आप मैप निकालिए और अपना लाल सागर देखिए कि लाल सागर कहाँ है ना। ये है देखिए ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, दिख रहा है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके उत्तर पूर्वी भाग में है ग्रेट बैरियर रीफ। दुनिया की सबसे बड़ी जो है बैरियर रीफ है ये कोरल्स की बनी हुई। ये हालांकि खतरे में है, जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत सारे कोरल्स हैं वहाँ के मर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो भारत में वितरण कहाँ कहाँ पर है वो देख लेते हैं कि सर आपने बता दिया विश्व में तो कहाँ है, भारत में तो बता दो कहाँ है। लो भाई भारत में कहाँ, ये देख लेते हैं। चित्र की सहायता से समझोगे तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा, सिर्फ बात तो बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का, पता ही होगा आपको। भारत का मैप तो आपको एकदम रटाई होना चाहिए, दिमाग में नाम लेते ही भारत का मैप बन जाना चाहिए। ये भारत है अपना प्यारा, ये छोटा सा श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर देखिए है पाक बे, यानी पाक की खाड़ी, और नीचे है मन्नार की खाड़ी, है ना। आप याद कैसे रखोगे कि सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पाक ऊपर है कि नीचे, तो PM है ना, PM मतलब प्रधानमंत्री, और PM में P पहले आता है, P ऊपर और M नीचे। तो इस प्रकार से पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार जो है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। श्रीलंका में भी पाए जाते हैं, देखा जहाँ जहाँ ये चित्र बने हैं ना, ये जो गुलाबी रंग है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे यहाँ फ्रिंजिंग रीफ्स पाई जाती है। फिर फ्रिंजिंग रीफ्स कह लो, कोरल कह लो, यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है पूरा, अभी न्यूज़ में लक्षद्वीप और मालदीव वाला विवाद चल रहा है, तो लक्षद्वीप में भी अपने यहाँ कोरल जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी, ये है खंबात की खाड़ी, यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे सर खंबात की खाड़ी में क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि खंबात की खाड़ी में नदियाँ जाकर मिलती है, कौन सी तापी मिलती है, नर्मदा मिलती है। इस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ जहाँ नदियाँ मिलेगी वहाँ ये नहीं पाए जाएंगे। बताओ यहाँ क्यों नहीं पाए जाते, कोई आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे, सर यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आके समुद्र से मिलती है, वो अपने साथ अवसाद लेके आएगी, पानी मैला हो जाएगा, और मैला पानी इनको अच्छा लगता नहीं है, साफ पानी में ये रहते हैं, साफ रहते हैं एकदम बढ़िया से, ये ठीक है। ये जो है अपना मालाबार वाला, ये कोकण तट है, यहाँ पर मुंबई और गोवा वाला तट यहाँ पर भी पाए जाते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा, है ना। तो भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा जा सकता है, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, स्टेटमेंट बना देगी यूपीएससी ऐसे ही। ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए बता दें कि उड़ीसा के तट पे पाए जाते हैं, सुंदरवन में पाए जाते हैं, है ना, सुंदरवन में पाए जाते हैं। वो दूसरी चीज़ें पाई जाती है, वो क्या पाए जाते हैं वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी सस्पेंस रहने देते हैं उसे, है ना। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए एक वर्ड आता है प्रवाल विरंजन। तो ये प्रवाल विरंजन जो है ये क्या होता है? प्रवाल विरंजन कोई किसी चिड़िया का नाम नहीं है। प्रवाल विरंजन का मतलब होता है ये देखिए अपना प्रवाल जब जिंदा होता है तो इस प्रकार से होता है, और इसका रंग किससे आता है? जो जूजंतले नाम के एल्गी इसके अंदर रहता है ना, उसकी वजह से इसका कलर आता है। अब मान लो किसी वजह से तापमान बढ़ गया, समझ रहे आप? तापमान बढ़ गया तो जो जूजंतले है ना वो स्ट्रेस में आ जाएगा, है ना। स्ट्रेस में आते ही आदमी क्या करेगा? बाहर निकलेगा। जैसे अगर आप घर में रह रहे हो, मकान मालिक को आप खाना बना के दे रहे हो और आपने उसके घर में रह रहे हो, आपको बहुत स्ट्रेस आ गया, आप क्या करेंगे? जैसे स्ट्रेस आता है चलो यार बाहर घूम के आते, थोड़ा घर में मूड ख़राब हो रहा है, सांस नहीं आ रहा, बाय गॉड, तो आप कहाँ जाओगे? फिर घर से बाहर निकलोगे। तो ये भी घर से बाहर निकलेंगे, और जैसे ही घर से बाहर निकलें मकान मालिक का मकान खाली, समझ गए आप बात? तो प्रवाल साहब खाली हो गए, और प्रवाल साहब खाली हुए तो कैसे दिखेंगे? सफ़ेद सफ़ेद नजर आएंगे, है ना। ये कलरफुल किसकी वजह से होते हैं? जूजंतले की वजह से। तो ये जो इनका कलर इस प्रकार से हो जाता है ना, इसे ही क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन। ब्लीचिंग का मतलब ही होता है कि कलर हटा देना। जैसे कोई बाल भी ब्लीच करवा के आता होगा तो पता लगता होगा ना बाल उसके कैसे हो गए, अजीब अजीब टाइप के से, है ना। तो यही है प्रवाल विरंजन। जब पर्यावरण ये जो घटक होते हैं उनके नकारात्मक प्रभाव के कारण प्रवाल के से जो जूजंतले होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो इसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। इसे प्रवाल का मरना भी कहते हैं। हालांकि अभी तक ये मरे नहीं हैं, पूर्ण रूप से जिंदा हैं। अगर इनमें किसी वजह से वापस रिस्टोर हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है, तो ये वापस उसमें प्रवेश कर जाएंगे और प्रवाल जीवित रह जाएगा। परंतु अगर बहुत दिनों तक ऐसा रहता है तो फिर वो मर जाएंगे। और ये आजकल जो है इस प्रकार से फिर ये सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं। और आजकल जो है पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है, और जहाँ जहाँ भी विश्व में पाए जाते हैं ये गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है उनके लिए, और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ के लिए खासकर से। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आपने बता दिया सर कितनी देर से प्रवाल का राग गाए जा रहे हो, 20 मिनट से, ये तो बता दो फ़ायदा क्या है इनका, क्यों फालतू में डिस्कस करे जा रहे हैं? तो चलो इनका फ़ायदा देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रवाल भित्तियों में बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगर हम महासागरों की जैव विविधता देखें तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता ही प्रवाल भित्तियों में पाई जाती है। इन्हें तो महासागरों का वर्षावन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में कि प्रवाल भित्तियों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इन्हें वर्षावन कहा जाता है महासागरों का, तो यस कहा जाता है ना। बहुत सारी जैव विविधता इनमें पाई जाती है। ठीक है, अभी जो आपने शुरू में जो वीडियो देखा था उसमें भी आपको दिख रहा होगा ना किस प्रकार से वहाँ पर मछलियाँ होती हैं, वो अंडे वहाँ पर देती है ना। और बहुत सारे छोटे मोटे जीव रहते हैं, वो इन्हीं के बीच में अपनी जान बचा के रहते हैं, नहीं तो उनको शार्क वगैरह दूसरी मछलियाँ खा जाएंगी, है ना। बहुत सारे जो जीव होते हैं उनके बच्चों की नर्सरी के तौर पर ये काम करते हैं, है ना। वहाँ पर वो अंडे देती हैं, वहाँ पर उनको शुरू में शिकार करना सब कुछ, यानी कैसे बचते हैं वो सब कुछ सिखाया जाता है। अगर मान लो ये ना हो तो वो कहाँ जाके रहेंगे, कहाँ बचेंगी, है ना। तो वहाँ पर उनके नर्सरी के जैसे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसके अवशोषण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्यों निभाएंगे? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और इसकी वजह से ये क्या करते हैं, इसकी सहायता से दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो पोल्यूशन है ना, उसको ये नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। फिर जो मूंगे वगैरह है ना उनका रत्न के रूप में भी उपयोग करते हैं। आपने सुना होगा ना मूंगे की आपने सुना होगा कि मूंगे की अंगूठी मैंने बनवाई है, ये देखिए इससे वो बरकत आएगी घर में, कृपा वहीं आई रुकी है, ये सब। तो वो मूंगा जो है वो कहाँ से आता है? इन्हीं प्रवाल को तो मूंगा कहा जाता है हिंदी में, है ना। तो ये इसके लिए भी काम आता है। फिर चक्रवात और सुनामी जब आती है तो उनकी तीव्रता को ये कम कर देते हैं, क्योंकि तट के किनारे किनारे पाए जाते हैं। सुनामी की लहरें पहले इनसे टकराती आएंगी, तो फिर उनकी थोड़ी जो तीव्रता है वो कम हो जाएंगी। तो चक्रवात और सुनामी की तीव्रता भी ये कम कर देते हैं। फिर पर्यटन और मनोरंजन के लिए भी इनका उपयोग है। अभी जो आपने वीडियो शुरुआत में देखा था उसमें देखा ना किस प्रकार से वहाँ जा रहे हैं, हम वो देख पा रहे हैं, वो मज़ा आता है ना हम लोगों को देखने में। तो वहाँ पर पर्यटन करने भी लोग जाते हैं, है ना, स्कूबा डाइविंग करते हैं लोग, तो इसके में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर बहुत सारी दवाइयाँ जो है इनसे बनती है, इसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सब जो है इनके क्या है, इनके लाभ है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं और इसलिए ये जरूरी है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिसिन, कोस्टल प्रोटेक्शन इनसे होता है ना। फिर होम्स ऑफ
एंड नर्सरीज ऑफ 25% ऑफ ऑल मरीन लाइफ। तो जितने भी मरीन लाइफ है ना, उनकी ये 25% उनकी मरीन लाइफ की ये नर्सरी के तौर पर और घर के तौर पर ये भूमिका निभाते हैं। फूड एंड फिशिंग में, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझ में आ गया आपको, है ना। यहाँ से अगर नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा, है ना। द वैल्यू ऑफ कोरल रीफ्स इकोसिस्टम। एक और बात, यूपीएससी के सफ़र में कभी भी इंग्लिश से, मैं कह रहा हूँ किसी भी भाषा से कभी भी ऐतराज़ मत रखना। जहाँ से आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है आप जो है उसे स्वीकार करना। ज्ञान कौन दे रहा है और कहाँ से मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ज्ञान अगर कोई भी दे तो उसे स्वीकार करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हनुमान जी ने कहा था रावण की सभा में रावण को, है ना। ठीक है, यहाँ से आप और देख लीजिए, टूरिज्म हो गया, कॉस्ट प्रोटेक्शन हो गया, रिसोर्सेज, इनकम, फूड, है ना। तो ये सब चीज़ें आप और देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आप बताओ, तो आप कह रहे हो सर इनको खतरा है, क्या खतरा है, ऐसा क्या खतरा हो गया इनको। तो देखिए, आज दुनिया की लगभग 26% प्रवाल भित्तियाँ है ना, वो संकट का सामना कर रही है। और उनका संकट जो है वो किन किन कारणों की वजह से है, तो इस चित्र में तो आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा। बाकी यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, चित्र वाले आप अच्छे से देख लेते हैं। क्या होता है, देखिए ये एमिशन हम लोग करते हैं, है ना। हम इंसान लोग ही तो करते हैं, बेचारे ये थोड़ी करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है ना, अगर इस पृथ्वी का किसी ग्रह का हो तो वो इंसान ही है। हम लोग हैं सारे के सारे जो करते हैं। हम लोग एमिशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अगर हो गई, थोड़ी मात्रा में तो चलेगा, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, समुद्री जल है उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। और जब उसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी तो इनका जो शेल होता है, कवर बाहर का बना हुआ, किससे बना होता है, चूने का बना होता है। और चूना क्षारीय होता है, तो चूने का और इनका अम्ल का बनेगा नहीं, तो अम्ल क्या करेगा, उसको बेचारे को फाड़ देगा, मतलब इनके कपड़े फाड़ देगा। आप समझो, कवर जो बना था ना इनका, वो कवर टूट जाएगा और उसकी वजह से फिर ये मर जाएंगे। बिना कपड़ों के कोई रह पाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी इनकी 5 आदमियों में, है ना। इस वजह से फिर ये मर जाते हैं भाई, आत्महत्या कर लेते हैं। फिर ये इज्जत तो रहती नहीं है बिना कपड़ों के इनकी। ठीक है, फिर ओवर फिशिंग कर देते हैं। तो ओवर फिशिंग की वजह से इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फिश का और इनका, उसकी वजह से मर जाते हैं। फिर मान लो जहाँ से ये फिशिंग कर रहे हैं तो ऐसे ट्रॉलर की सहायता से करते हैं, और उसको उन्होंने पूरे जाल को नीचे फेंका और नीचे वो एकदम पूरा समुद्र के तट से वो जो तल होता है उससे लेके एकदम घसीटता हुआ लेके आता मछलियों को। और साथ में अगर बीच में ये कोरल्स आ गए तो उनको भी तोड़ ताड़ के चले जाते हैं वो। अब एक बार एक काम कीजिएगा, नेट जियो वाइल्ड या डिस्कवरी चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर कोरल्स का एक वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सा आपको समझ में आ जाएगा क्या इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोरंजन आपको हो जाएगा, खाना खाते वक्त आप लगा लीजिएगा, खाना बनाते वक्त लगा लीजिए, है ना। इस प्रकार से आपको बड़ा मज़ा भी आएगा देखने में, मैं तो देखता रहता हूँ, अच्छा लगता है ना। फिर ये रन ऑफ में क्या आ जाएगा भाई, जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना। नदियों में अवसाद बढ़ रहा है, पेड़ों को तो हम काट दे रहे हैं, है ना। अलग अलग प्रकार की चेयर्स बना ले रहे हैं, है ना, मस्त बना ले, पलंग बना ले रहे हैं, सोफ़ा बना ले रहे हैं, और पेड़ों को काट दिया, बारिश आई तो ज़्यादा अवसाद नदी बहा के लेके आएगी, उसकी वजह से अवसाद ज़्यादा हो जा रहे हैं और साफ़ पानी में ये रहते हैं। गंदा पानी इनको पसंद नहीं है, बड़ा साफ़ सुथरे आदमी है बेचारे, इंसान जीव होते हैं, इंसान तो क्या ही होते हैं, है ना। एसिडिफिकेशन हो गया, इसकी वजह से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टेम्परेचर बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी का तो रोना रो रहे हैं। 1992 से पृथ्वी सम्मेलन से हम लोग, अभी COP28 हुआ है, कहाँ पर हुआ है बताइए, UAE में हुआ है COP28, है ना। और COP27 कहाँ हुआ था, इजिप्ट में शर्म एल शेख में हुआ था। ये देख लीजिएगा, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब COP, है ना। उसके बाद इनको बीमारियां भी लग जाती है बेचारों को, कुछ बीमारियां तो इंसान दे देते हैं, ये जो देखने जाते हैं ना स्कूबा डाइविंग करने, जा जाके इनको छूते हैं वो करते हैं, तो कुछ बीमारियां तो इंसान दे देते हैं, कुछ बीमारियां फिर जलवायु परिवर्तन की वजह से, और कुछ भाई घरेलू बीमारियां भी तो होती होंगी उनकी, इनके में तो कोरोना आता होगा, इनमें भी तो कोई बुखार सर दर्द होता होगा इनका कौन सा डॉक्टर बैठा इलाज करने वाला। तो इस प्रकार से वो मर जाते हैं, है ना। यहीं देखिए सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। एल नीनो आ गया, एल नीनो से क्या होता है समुद्र का तापमान बढ़ जाता है, बारिश होती नहीं है, समुद्र का तापमान बढ़ा तो उसकी वजह से क्या होगा, मरेंगे बेचारे, और क्या करेंगे। जैसे ही तापमान बढ़ेगा इनको स्ट्रेस होगा, जूझे बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही काम खत्म इनका। हरिकेन आ जाते हैं, हरिकेन मतलब चक्रवात। अब चक्रवात बहुत तेज गति से आया है, सुपर साइक्लोन आ गया, तो वो बेचारे को, इनको ये सेलो वाटर में तो रहते ही हैं, इनको भी साथ में तोड़ ताड़ देता, भा जाता है इनको, है ना। तटीय विकास हो रहा है, तट पर भैया नए नए बीच बना दिए, फैक्ट्रियाँ लग रही है, खुदाई वहाँ पर हो रही है ना। कल हमने देखा था कि
जो अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहीं पर सबसे ज़्यादा आपको पेट्रोलियम पाया जाएगा। पेट्रोलियम निकालेंगे, खुदाई करेंगे, आवाज़ होगी, बेचारे कान बेरे हो जाएंगे इनके, मर जाएंगे ये, है ना। तो वहाँ पर इनका इकोसिस्टम होता है, उसमें विघ्न बाधा पहुँचती है, इसलिए भी मर जाते हैं। अधारणीय पर्यटन, भाई कोई वही नहीं है, देह पर्यटन पे टूरिस्ट एक टूरिस्ट आ रहा है, एक टूरिस्ट जा रहा है, इस प्रकार से ये अधारणीय जो पर्यटन है, इसी ने तो अपना हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की पूरी धूलदानी कर रखी है ना। इसकी वजह से समुद्री प्रदूषण हो रखा है भाई, समुद्र से ये जगह जहाज लेके जा रही है, पेट्रोल तेल वगैरह सब फैल गया, उसकी वजह से भी ये बेचारे मरेंगे, है ना। अवसादों में वृद्धि होगी, नौ परिवहन हो रहा है, बहुत सारी ध्वनि करते हैं, अपना अपशिष्ट होते हैं वो महासागरों में डाल देते हैं, उसकी वजह से भी ये मर जाते हैं, है ना, क्योंकि ये साफ पानी में रहने वाले साफ सोच आदमी हैं। अब आप बताओ सर, इतना सब आपने बता दिया, इतना गुण गा दिया इतनी देर से, आप बताओ हम क्या करें, हम क्या क्या कर सकते हैं इनको बचाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो भैया, एक तो मछली आप खाते हो, चलो खाओ, उसमें कोई नहीं, पर ऐसा नहीं कि सुबह शाम रात दिन रात सब जब देखो मछली खाओ, हैं। और आप तो खाओ जो मछलियाँ पकड़ते हैं जाके, कोई उनकी हद ही नहीं है, जितने ज़्यादा मतलब भाई आज इतनी पकड़ ली, एक कुंटल पकड़ ली, 2 कुंटल पकड़नी, दे गपागप पकड़े जा रहे हैं, खुद खा रहे हैं तो खा रहे हैं, बाहर भेज दे रहे हैं ये सब। तो वो अधारणीय जो मत्स्य हो रहा है वो मत करो, ठीक है। फिर जो क्षतिग्रस्त भित्तियाँ हो गई है वो किसी की वजह से हो गई है तो उनको वापस से रिस्टोर करो भाई, कोई बीमारी की वजह से हो गई थी, है ना, पानी का तापमान अगर जल का बढ़ गया था, किसी वजह से हुआ था, तो भैया उन चीज़ों को रोको, है ना। मान लो वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जाते थे, टूरिस्ट को कम करो जाना, है ना। इस प्रकार से जो वो भित्तियाँ जो क्षतिग्रस्त हो गई थी उनका पुनर्निर्माण करो, ठीक है। फिर भित्तियों से संबंधित जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, है ना, और तो उस व्यापार को नियंत्रित करो भाई दवाइयाँ उससे हमें प्राप्त होती है बहुत सारे कोरल से, तो भाई ऐसा नहीं कि अब दवाइयाँ प्राप्त हो रही है तो दम उनको ला के बेच दो दुनिया भर में, उसी से पूरा करेंसी कमा लेंगे हम लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, तो वो मत करो, थोड़ा बहुत कर लो आराम से, हाँ भाई देश का भी काम चल जाए और उनका भी बेचारों का काम चलता रहे, मान लो वो दवाइयाँ उनके भी काम आ रही हो, है ना। फिर सामुद्रिक जो क्षेत्र हैं ऐसे वाले उनको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दो, है ना। जैसे अभी गल्फ ऑफ मन्नार है उसको हमने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है, वहाँ पर जो सी काऊ पाई जाती है ना उसकी वजह से, है ना। तो भारत का पहला वो संरक्षित क्षेत्र है गल्फ ऑफ मन्नार। उसी प्रकार से हम लोगों को ये संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देने चाहिए जहाँ जहाँ पर भी ये है, जहाँ जहाँ ये खतरे में है ना। फिर एक दक्ष निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि हाँ भाई ये खतरे में है, हाँ भाई अब ये स्ट्रेस में आ रहा है ना। जैसे ये स्ट्रेस में आने वाला हो जाओ इनसे बात करो, भाई क्या बात है, क्या हुआ, कारण क्या है, ये तो पूछो इनसे जाके, बेचारों को अच्छा लगेगा, गले लगाओ इनसे, झप्पी पाओ इन पे भी जाके, है ना। अब झप्पी पाने का मतलब ये तो देखो ये मजाक है, होना क्या चाहिए कि हमें ये निगरानी रख लेनी चाहिए सैटेलाइट के जरिए या और सेंसर्स के जरिए। आज तो इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब आ गई है, पता रखो कि भैया हाँ सही हालत इनकी है कि नहीं है, ख़राब हालत है तो भैया टूरिज्म को कम कर दो, मछली पकड़ने वाला यहाँ सिस्टम हो रहा है उसको कम कर दो, यहाँ से इस क्षेत्र से होकर कुछ बड़े बड़े ट्रोलर्स जा रहे हैं, बड़े बड़े जो जहाज जा रहे हैं उनको भी उधर से भेजना बंद कर दो भाई, रास्ता चेंज कर दो, दूसरी जगह चले जाओ, इस प्रकार से आप काम करो, ठीक है ना। अब मान लो आप अगर कहीं जा रहे हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए तो आप अगर स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हो ना तो आप वो एंथुजिज्म के चक्कर में उनको जाके छूना मत, है ना, उनको बेचारों को। फिर सेफ बोटिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल आप करो, है ना। ये जो आप इस प्रकार से ये जाके होता ना हुक इनका नीचे, वो सब उनका इस्तेमाल ज़्यादा मत करो, है ना। फिर वेस्ट वाटर जो होता है ना उसको एनवायरनमेंट में मत छोड़ो, बेचारों को अवसाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा अगर ये अवसाद आएंगे और उनके अंदर जो हमारा सरफेस रन ऑफ आता है, जैसे मान लीजिए यूरिया वाला ये सब हो गया, वो समुद्र में जाएगा, उसकी वजह से पोषक तत्व बढ़ जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर एल्गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे कहते हैं सुपोषण, यूट्रोफिकेशन इंग्लिश में। तो सुपोषण की वजह से क्या होगा, ऊपर वाला पूरा क्षेत्र जो है वो शैवाल से ढक जाएगा और नीचे इनको सूरज की रोशनी मिलेगी नहीं, इसलिए इनका प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, खाना बनाएंगे नहीं, खाना नहीं बनेगा तो भूखे मरेंगे, है ना। तो वो मत करो आप। फिर जागरूकता फैलाओ इनके बारे में, जैसे मैं आपको बता के जागरूकता फैला रहा हूँ, है ना। फिर रीफ सेफ सनस्क्रीन लगाओ, जो सनस्क्रीन लगा के नहाने चले जाते हैं ना वहाँ पर, तो ऐसी सनस्क्रीन लगाओ जो इनके लिए सेफ़ हो, नहीं तो मत भी लगाओ, है ना। और जो कूड़ा करकट वगैरह होता है उसको ठीक से आप मैनेज करो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हम इनको बचा सकते हैं, है ना। ये देखें यहाँ पर और कुछ तरीके लिखे हुए हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर भी कुछ तरीके लिखे हुए हैं, ये भी आप देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है सब कुछ, है ना। इस प्रकार से आज का लेक्चर जो है इसमें बड़े मज़ेदार तरीके से हमने कोरल रीफ्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है,
विश्व में कहाँ पाई जाती है, भारत में कहाँ पाई जाती है, उपयोग क्या है इनका, खतरे में ये क्यों है और उन खतरे से निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए प्रीलिम्स मेंस कहीं पे भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूरा पूरा 10 मार्क्स का, मैं कह रहा हूँ 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के भी चांसेस यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने 2019 में जो मैंग्रोव वन है ना उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, और मैंग्रोव वन भी इसी प्रकार की कुछ भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे आगे जब पढ़ रहे होंगे तब। तो उनके ऊपर जब क्वेश्चन पूछ सकता है तो इनके ऊपर भी पूछ सकती है यूपीएससी, कोई भरोसा नहीं है। चीते की चाल, बाज की नज़र, और यूपीएससी की जो है पूछने की क्षमता पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, वो कभी भी मात दे सकती है। अगर नहीं मानते हो आप तो 2023 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे पूछ लो, ठीक है। तो अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी डाल रखी है, वहाँ से आप इसके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बहन साथी दोस्त जो भी कोई पढ़ने वाला हो या यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहा हो, कुछ ज्ञान की बातें मिल जाएगी उसे अगर आप शेयर कर दोगे तो। फालतू की बातों में लगा रहेगा, रील्स देखता रहेगा, उससे तो बढ़िया ही है आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलो बेटा कहानी के तौर पर देखो हम सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना। तो वहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बन जाएगी, थोड़ा ज्ञान ही मिल जाएगा, जो थोड़ा बहुत मेरे पास 1-2% है दुनिया का, है ना। और बस यही कहना है आपको। और अगर आपको कोई सलाह देनी हो, कुछ सलाह आपको लेनी भी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।